नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल, यूपी लोअर पीसीएस और अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरा ये टॉपिक लर्न करवाने वाला हूं। आज के वीडियो के बाद आपको अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई पीडीएफ चाहिए या आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर आपको इस आपदा प्रबंधन की ई बुक चाहिए जो हमारे द्वारा परफेक्टली डिजाइन की गई है, जो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाई जाएगी, उसका डेमो दिखाया जाएगा, तो उसे भी आप ले पाएंगे। करना क्या होगा, आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, वहां पर मैसेज करके आपदा प्रबंधन ई बुक मैसेज करना होगा और वो आपको ई बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम करने वाले हैं आपदा प्रबंधन का बहुत अच्छा रिवीजन। शुरू करते हैं आपदा की अवधारणा और सुभेद्यता से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे ताकि चीजों का एक बार बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। चीजें जो बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाएं। आपदा यानी कि डिजास्टर एक शब्द है जो फ्रेंच भाषा के डिजास्ट्री से बना है, जिसका अर्थ होता है बुरा तारा यानी कि बैड स्टार। यूएनडीआरआर, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार आपदा समाज के सुचारू कामकाज में एक ऐसा व्यवधान है जो समुदाय की अपनी क्षमता से अधिक होता है। खतरा क्या है? खतरा एक संभावित घटना है, जैसे रेगिस्तान में आने वाला भूकंप, जो अकेले कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है लेकिन चीजों के साथ मिलकर यह नुकसान पहुंचाता है। जब कोई खतरा किसी कमजोर बस्ती से टकराता है तो वह भयंकर आपदा का रूप ले लेता है। ठीक है, तो खतरा कब किसी कमजोर बस्ती से टकराएगा तभी वो भयंकर आपदा का रूप लेगा। आपदा का जोखिम समीकरण क्या है? तो जोखिम इक्वल टू होता है खतरा इंटू सुभेद्यता यानी कि वल्नरेबिलिटी, हैजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी डिवाइड बाई कैपेसिटी यानी कि क्षमता। यदि किसी क्षेत्र की सुभेद्यता यानी कि कमजोरी अधिक है तो आपदा का जोखिम बढ़ता है, और यदि क्षमता अधिक है तो जोखिम कम हो जाता है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी इलाके में भूकंप रोधी मकान बने हैं तो भूकंप आएगा तो वो मकान भूकंप झेलने की क्षमता अधिक होगी। अगर भूकंप रोधी मकान नहीं बने हैं और भूकंप आता है तो वो कमजोरी होगी उसकी क्षेत्र की और वो सारे मकान को नुकसान पहुंचेगा। खराब बुनियादी ढांचा, जैसे बिना भूकंप रोधी तकनीकी के बने मकान भौतिक सुभेद्यता कहलाता है यानी कि फिजिकल वनरेबिलिटी कहलाता है। गरीबी और आजीविका की असुरक्षा का सीधा संबंध आर्थिक सुभेद्यता से है यानी कि इकोनॉमिक वनरेबिलिटी से है। आपदा में महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और दिव्यांग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जिसे सामाजिक सुभेद्यता कहते हैं, सोशल वल्नरेबिलिटी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को कटना, जैसे मैंग्रोव के वन कटना, पर्यावरणीय सुभेद्यता का उदाहरण है। आपदाएं प्राकृतिक नहीं होती, केवल खतरे प्राकृतिक होते हैं। यह महत्वपूर्ण कथन मानवीय कमजोरी सुभेद्यता को स्पष्ट करता है। रेजिलेंस यानी कि लचीलापन का सरल अर्थ है आपदा के झटकों को सहना और तेजी से अपनी पुरानी सामान्य स्थिति में बाउंस बैक यानी वापस लौटना। क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है? सुभेद्यता का ठीक उल्टा है, इसमें पूर्व तैयारी और अच्छी अस्पताल जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। भारत अपनी अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण विश्व जोखिम सूचकांक में उच्च सुभेद्यता वाले देशों में आता है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स किसी भी देश की सुभेद्यता और क्षमता का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करता है। आपदाओं को मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानव जनित इन दो बड़े भागों में बांटा जाता है। भूकंप और सुनामी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाएं मानव जनित आपदाएं हैं। एक ही घटना जैसे बाढ़ किसी कमजोर देश के लिए आपदा बन सकती है, जबकि क्षमतावान देश के लिए केवल एक खतरा है। आपदा प्रबंधन में सुभेद्यता आकलन करना किसी भी सफल योजना का पहला और सबसे
महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि कमजोरी का आकलन कर लेना आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा कदम है, सबसे बड़ी सफल योजना है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक स्थिति और आपदाओं के वर्गीकरण की। देखिए, भारत में 7वीं अनुसूची में तीन प्रकार की अनुसूचियां हैं। केंद्र सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपदा प्रबंधन का सीधे तौर पर कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है और बनाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 और 24 के आधार पर कानून बनाया गया है। स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए जमीनी स्तर पर आपदा से निपटने की प्राथमिक भूमिका राज्यों की होती है। महामारी रोग अधिनियम 1897 का मूल उद्देश्य खतरनाक महामारियों को फैलने से रोकना है। महामारी अधिनियम 1897 में बीमारी को रोकने के लिए नियम बनाने की प्राथमिक शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास है। केंद्र की शक्तियां बंदरगाहों तक सीमित हैं। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 दोनों का ही एक साथ उपयोग किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 केंद्र सरकार को आपातकाल के समय पूरे देश में लागू होने वाले ओवरराइडिंग पावर यानी कि सर्वोपरि अधिकार प्रदान करता है। भारत में एचपीसी यानी कि हाई पावर्ड कमेटी उच्चाधिकार प्राप्त समिति 1999 ने आपदाओं को 5 प्रमुख उपसमूहों में बांटा था। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के अंदर से आते हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भीय आपदाएं कहते हैं। बाढ़, चक्रवात और बादल फटना पानी और मौसम से जुड़े हैं, इन्हें जल मौसम विज्ञान संबंधी आपदाएं कहते हैं। सूखा और हीट वेव यानी कि जो लू चलती है उत्तर भारत में, लंबे समय के मौसम पैटर्न से जुड़े हैं, ये जलवायु संबंधी आपदाएं होती हैं। महामारी और टिड्डी दल का हमला जैविक आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी एक तकनीकी एवं औद्योगिक मानव जनित आपदा थी। शहरी बाढ़ और तेल रिसाव पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पर्यावरणीय मानव जनित आपदाएं हैं। युद्ध, दंगे और भगदड़ जैसी स्थिति को आपदा विज्ञान में जटिल आपातकाल कहा जाता है। 2025 के नए संशोधन के बाद भी केंद्र सरकार महामारी रोकने के लिए राज्यों को स्वास्थ्य संबंधी सीधे निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। एचपीसी 1999 के 5 समूहों में जलवायु, भूगर्भीय, रासायनिक, जैविक और दुर्घटना संबंधी आपदाएं शामिल थीं। विमान और रेल दुर्घटनाओं को एक्सीडेंटल आपदाओं में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन चक्र और पूर्व तैयारी। अभी तक आपने सिर्फ बेसिक समझा है। अब हम जो डीप आपका सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, जहां से प्रश्न बनेंगे, उधर बढ़ने वाले हैं, तो अब थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। आधुनिक दृष्टिकोण में आपदा प्रबंधन चक्र के 3 मुख्य चरण हैं। देखो, आपदा से पूर्व, फिर दौरान और फिर पश्चात। यानी कि आपदा से पूर्व आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। दौरान क्या करते हैं? सुविधाएं, सुरक्षा मुहैया कराते हैं और रिलीफ मुहैया कराते हैं। और उसके पश्चात में क्या करते हैं? उसको पूर्व स्थिति में और मजबूत तरीके से स्थापित करने की तैयारी करते हैं। आपदा पूर्व चरण का मुख्य उद्देश्य आपदा आने से पहले ही उसके जोखिम को कम करना है, यानी कि तैयारी इतनी मजबूत करनी है कि आपदा का जोखिम कम हो जाए। रोकथाम का अर्थ है आपदा को पूरी तरह से होने से रोकना। जैसे नदी पर ऊंचे बांध बनाकर बाढ़ को रोका जाता है, जैसे समुद्री तूफान आने वाले होते हैं, चक्रवात आने वाले होते हैं, तो मौसम विज्ञान बुलेटिन जारी करता है कि जो मछुआरे हैं वो किनारे से हट जाएं और वहां से अलग हो जाएं, क्योंकि अभी मौसम बिगड़ने वाला है, समुद्री तूफान, चक्रवात आने की प्रबल संभावना है, तो अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। तो ये क्या है? आपदा से पूर्व का चरण है, जिसमें जोखिम को कम करने के लिए चीजें की जाती हैं। न्यूनीकरण क्या है? न्यूनीकरण का, जिसको इंग्लिश में मिटिगेशन कहते हैं। मिटिगेशन का अर्थ है जब घटना रोकना संभव ना हो
तो उसके असर को कम करना, जैसे भूकंप रोधी भवन बनाना। अब भूकंप तो आप रोक नहीं सकते, तो क्या करते हैं, भूकंप रोधी भवन बनाकर न्यूनीकरण करते हैं, आपदा का मिटिगेशन करते हैं। पूर्व तैयारी क्या है, प्रिपेयर्डनेस में समाज को आपातकाल के लिए तैयार रखना, जैसे भोजन का स्टॉक रखना शामिल है। प्रतिक्रिया क्या है, रिस्पांस आपदा के आते ही की जाने वाली तत्काल कार्रवाई, जैसे बल द्वारा बचाव कार्य। आपदा के बाद के चरण पोस्ट डिजास्टर फेज में पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन और पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन आते हैं। गोल्डन आवर क्या होता है, स्वर्णिम घंटा दुर्घटना के तुरंत बाद का वह अमूल्य समय जिसमें जीवन बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ईडब्ल्यूएस यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व चेतावनी प्रणाली राडार की मदद से खतरों का पहले पता लगाकर जनता को अलर्ट करती है। आईआरएस इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एक योजना है जिसमें हर अधिकारी की भूमिका कमांड रशद आपदा से पहले ही तय होती है ताकि भ्रम ना फैले। आपदा मित्र भारत सरकार की योजना है जिसमें स्थानीय स्वयंसेवकों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स प्रथम उत्तरदाता के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास, जैसे स्कूल में भूकंप आने पर क्या करें, इसका अभ्यास मॉक ड्रिल कहलाता है। पूर्व तैयारी के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों का नक्शा बनाना संसाधन मानचित्रण कहलाता है। जब मोबाइल नेटवर्क फेल हो जाते हैं तो आपातकालीन संचार के लिए हैम रेडियो का उपयोग किया जाता है। एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले को मानसून से पहले मॉक ड्रिल करना अनिवार्य है। पुनर्निर्माण का कार्य हमेशा सेंडाई फ्रेमवर्क के विल्ड बैक वेटर पहले से बेहतर निर्माण सिद्धांत पर होना चाहिए। तटीय इलाकों में चक्रवात आश्रय का निर्माण करना पूर्व तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हेलीपैड चिन्हित करना और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखना आकस्मिक योजना का अंग है। आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया चरण में खोज, बचाव और प्राथमिक चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। गोल्डन आवर, स्वर्णिम घंटा का सबसे अधिक महत्व आपदा प्रबंधन की प्रतिक्रिया चरण में होता है, यानी कि रिस्पांस में होता है। ये जितना मैंने पढ़ाया है आपको हो सकता है लग रहा हो कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आपको कथन निष्कर्ष आधारित प्रश्न बनते हैं तब आपको दिक्कत आती है, जब आपने ये सब बेसिक चीजें नहीं पढ़ी होती हैं। ठीक है, तो मैं सबके लिए पूरा कंटेंट लेकर आया हूं ताकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी एक एक चीज समझ में आ जाए। जोखिम न्यूनीकरण एवं राहत कार्य, डीआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य समाज की कमजोरियों को व्यवस्थित रूप से पहचानने और कम करने की प्रक्रिया है। भौतिक और इंजीनियरिंग निर्माण, जैसे नदियों के किनारे तटबंध बनाना, संरचनात्मक उपाय कहलाते हैं। बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय का निर्माण एक संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय है। सरकारी नीतियां, बीमा और कानूनी ढांचे गैर संरचनात्मक उपाय में आते हैं। खतरनाक क्षेत्रों जैसे नदी के डूब क्षेत्र में घर बनाने पर कानूनी रोक लगाना भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि पता है कि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, नदी के किनारे पे आप देखते हैं वहां पे हर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है लगभग, लेकिन फिर भी वहां पर मकान बन रहे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र होते हुए भी, तो उन सबको रोकना क्या होता है, भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण है, खतरनाक क्षेत्रों से घर बनाने को रोकना। जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करके खतरे वाले क्षेत्रों का नक्शा बनाना जोखिम मानचित्रण है। पीएमएफबीवाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा द्वारा आर्थिक जोखिम को स्थानांतरित करना रिस्क ट्रांसफर कहलाता है। मेन स्ट्रीमिंग, डीआरआर का अर्थ है कि हर विकास परियोजना, सड़क, अस्पताल को बनाते समय उसे आपदा सुरक्षित बनाना। सीडीआरआई यानी कि कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन भारत की पहल है जो संरचनात्मक डीआरआर पर केंद्रित है। बड़े शहरों को मिट्टी के आधार पर छोटे भूकंपीय जोनों में बांटना माइक्रोजोनेशन कहलाता है। आपदा के तुरंत बाद खोज, बचाव और आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करना राहत कहलाता है। प्रभावित लोगों को वापस उनके सामान्य जीवन में लौटाने की लंबी प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। नष्ट हुए मकानों, अस्पतालों और सड़कों का फिर से निर्माण करना भौतिक पुनर्वास का हिस्सा है। आपदा में रोजगार खो चुके लोगों का
बीज और उपकरण देकर फिर से बसाना आर्थिक पुनर्वास है। पीड़ितों को पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से उबारने के लिए काउंसलिंग देना मनोवैज्ञानिक पुनर्वास है। आपदा के बाद मनोवैज्ञानिक पुनर्वास सबसे अनदेखा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों को एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से तत्काल अनुग्रह राशि दी जाती है। यह अनुग्रह राशि भारत में आमतौर पर प्रति मृतक 4 लाख प्रदान की जाती है। मनोसामाजिक समर्थन के लिए एनडीएमए ने NIMHANS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर गाइडलाइन बनाई है। बाढ़ में फंसे लोगों तक हेलीकॉप्टर से सुरक्षित पेयजल और भोजन पहुंचाना राहत कार्यों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय योजना 2016 और नए खतरे CBRN की। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने अपनी पहली NDMP यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना मई 2016 में जारी की। NDMP 2016 पूरी तरह से वैश्विक सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के अनुरूप बनाई गई है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक के लिए है। इसके बारे में बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। NDMP 2016 में पहली बार केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन की भूमिकाओं की स्पष्टता दी गई है। भारत की राष्ट्रीय योजना सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्राथमिकताओं पर आधारित है। 2016 की NDMP योजना को समय की मांग के अनुसार 2019 में अपडेट किया गया था। 2019 के इस अपडेट में जैविक आपदाओं, हीट वेव और वज्रपात को पहली बार गहराई से शामिल किया गया है। 21वीं सदी में आपदाएं अब देशों के लिए गैर पारंपरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। CBRN का अर्थ है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। आधुनिक युग के सबसे बड़े खतरे हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, एक भयंकर रासायनिक आपदा थी। 2020 का बिजाग गैस रिसाव भी एक औद्योगिक रासायनिक आपदा थी। वाइजेक कहा जाता है इसको। ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहां पर काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी 2020 में गैस रिसाव से। कोविड-19 महामारी, इबोला और निपाह वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि जैविक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। 1986 का चेरिनोबिल और 2011 का फुकुशिमा परमाणु हादसा रेडियोलॉजिकल आपदा के उदाहरण हैं। आतंकवादियों द्वारा बीमारी फैलाने वाले वायरस, बैक्टीरिया का जानबूझकर उपयोग जैव आतंकवाद कहलाता है। 2001 में अमेरिका में एंथ्रेक्स पाउडर भरे पत्रों का भेजा जाना जैव आतंकवाद का एक प्रमुख प्रसिद्ध उदाहरण है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बटालियनें CBRN हमलों से निपटने के लिए विशेष हैजमेट सूट, खतरनाक सामग्री सूट से लैस होती हैं। जलवायु परिवर्तन की वर्तमान में एक थ्रेट मल्टीप्लायर खतरों को कई गुना बढ़ाने वाला माना जाता है। GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लूड, हिमनद झील के फटने से आई बाढ़। ग्लोबल वार्मिंग से हिमनद झीलों के अचानक फटने से आते हैं। जो 2013 में केदारनाथ त्रासदी हुई थी, वो इसी कारण हुई थी। एक हिमनद झील के रूप में फट गया था और बहुत ज्यादा पानी आ गया था। अक्टूबर 2023 में सिक्किम की लोहनक झील आपदा ग्लोफ का एक प्रमुख और विनाशकारी उदाहरण है। खराब ड्रेनेज के कारण शहरों में पानी भरना शहरी बाढ़ कहलाता है और अब तक के एक विशिष्ट आपदा बन गई है। अस्पतालों के सर्वर हैक करना जैसे 2022 का एम्स हमला, तकनीकी आपदा, साइबर आपदा, जिसमें भारत में CERT-EN भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल इससे निपटता है। अब हम बात करेंगे भारत का आपदा परिदृश्य, भूकंप, बाढ़, चक्रवात और सूखा। नवंबर 2025 में भारत का नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र जारी किया गया। 2025 के नए मैप के अनुसार भारत को अब कुल 5 प्रमुख भूकंप जोनों, जोन 2 से जोन 6 तक में बांटा गया है। यानी कि जोन 2 और जोन 3, जोन 4, जोन 5 और जोन 6। सबसे अधिक जोखिम खतरे वाले क्षेत्रों को अलग करने के लिए नया जोन 6 अत्यधिक खतरनाक जोड़ा गया है। सबसे खतरनाक जोन 6 में
संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वीय राज्य और अंडमान निकोबार आते हैं। जोन 5 में अति उच्च जोखिम में गुजरात का कच्छ क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र उच्च जोखिम वाले जोन 4 में आते हैं। मध्य भारत जोन 3 में और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से जोन 2 सबसे कम खतरे में आते हैं। भारत का 61% भूभाग मध्यम से उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों जोन 3 से जोन 6 में आता है। भारत की विशाल आबादी का लगभग 75% हिस्सा भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में निवास करता है। भूकंप जोन का यह वर्गीकरण BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा MOES और IMD के सहयोग से किया जाता है। भारत का लगभग 12% भूभाग 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। भारत में बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, असम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में हुई थी। भारत की जो पुरानी तटरेखा है वो 7516 किलोमीटर लंबी है और जो नई तटरेखा है वो 11,098 किलोमीटर लंबी है और पुरानी तटरेखा का 8% क्षेत्र चक्रवात प्रवण है। भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा पश्चिमी तट की तुलना में चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील है। सुनामी एक जापानी शब्द है जहां TSU का अर्थ बंदरगाह होता है और नामी का अर्थ लहर होता है यानी कि बंदरगाह लहर। भारत का लगभग 68% कृषि योग्य क्षेत्र सूखे की प्रति संवेदनशील है यानी कि 68% ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूखे की संभावना रहती है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी कठोर चट्टानी संरचना और कम बारिश के कारण गंभीर सूखा प्रवण है। देश का लगभग 15% भूभाग भूस्खलन, लैंडस्लाइड, पहाड़ों का खिसकना प्रवण है। शहरों में कंक्रीट के कारण गर्मी बढ़ने को अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं, जिससे लू का खतरा अधिक हो जाता है। अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की, जो आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। DM एक्ट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम को 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद 23 दिसंबर 2005 को पारित किया गया। इस अधिनियम ने भारत की सोच को राहत बांटने से हटाकर तैयारी और समन केंद्रित बना दिया, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन सेंट्रिक। DM एक्ट 2005 की संरचना में कुल 11 अध्याय और 79 धाराएं शामिल हैं। इस अधिनियम में भारत में एक मजबूत त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित किया है। DM एक्ट की धारा 3 के तहत NDMA का गठन होगा और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और धारा 14 के तहत SDMA का गठन होगा और अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होंगे। NDMA में प्रधानमंत्री को छोड़कर 9 सदस्य होते हैं जिनको प्रधानमंत्री ही नामित करता है। SDMA में मुख्यमंत्री को छोड़कर 8 सदस्य होते हैं जिनको मुख्यमंत्री ही नामित करता है, एक उपाध्यक्ष होता है। धारा 25 के तहत जिले स्तर पर DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। धारा 8 के तहत NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। भारत में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के समग्र समन्वय के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA गृह मंत्रालय मुख्य नोडल मंत्रालय है। अधिनियम की धारा 11 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाता है, जो 2016 में बनी थी। इसी तरह धारा 23 के तहत राज्य की योजना और धारा 31 के तहत जिले की योजना बनाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, धारा 11 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनती है, धारा 23 के तहत राज्य की आपदा प्रबंधन योजना बनती है और धारा 31 के तहत जिले की आपदा प्रबंधन योजना बनती है। धारा 41 पंचायतों और नगर पालिकाओं स्थानीय प्राधिकरणों के आपदा संबंधी कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। धारा 42 के तहत भारत में NIDM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना हुई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ये दिल्ली में स्थापित है।
धारा 44 के तहत बचाव के लिए विशेष बल एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का वैधानिक गठन किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य और जिला योजनाओं को प्रतिवर्ष अपडेट करना अनिवार्य है। धारा 46 के तहत बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ फंड यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थापना की गई। धारा 47 आपदा से पहले जोखिम कम करने के लिए एनडीएमएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड समन निधि का प्रावधान करती है। धारा 51 किसी सरकारी अधिकारी के बचाव कार्य में बाधा डालने पर 1 से 2 वर्ष जेल दंड का सख्त प्रावधान करती है। धारा 54 दहशत फैलाने वाली झूठी चेतावनी, फेक न्यूज फैलाने वालों पर 1 साल की जेल का प्रावधान करती है। भारत में कोविड-19 का पहला राष्ट्रीय लॉकडाउन डीएम एक्ट की धारा 621 की सर्वोपरि शक्तियों का उपयोग करके लगाया गया था। डीएम एक्ट की धारा 33 जिले के विभिन्न विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी से आपदा रोकथाम के उपाय करने की वैधानिक अपेक्षा करती है। अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 की। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों को कानून में शामिल किया है। इस 2025 संशोधन का सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हिस्सा यूडीएमए है यानी कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन है। यूडीएमए को कानूनी मान्यता देने के लिए 2025 संशोधन के तहत अधिनियम में नई धारा 41A जोड़ी गई है। यूडीएमए का गठन सभी राज्यों की राजधानियों और बड़े नगर निगम वाले शहरों में करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। 2025 का यह संशोधन विशेष रूप से शहरी बाढ़, अर्बन फ्लूड्स, हीट वेव और शहरी आग से निपटने पर गहराई से केंद्रित है। यह संशोधन डेटा आधारित योजना बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस बनाना अनिवार्य करता है। राज्य सरकारों द्वारा एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन और उनके अधिकारों को 2025 संशोधन में अधिक स्पष्टता दी गई है। यूडीएमए का गठन गेम चेंजर है क्योंकि बड़े शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर की जटिलताएं ग्रामीण जिलों जैसे डीडीएमए होता है से बिल्कुल भिन्न होती हैं। 2025 का यह संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से वर्ष 2024 में संसद में लाए गए विधेयक पर आधारित है। इस नए संशोधन ने एनडीएमए और एसडीएमए की शक्तियों और संस्थागत ढांचे को पहले से अधिक व्यापक और मजबूत बना दिया है। अब हम बात करेंगे संस्थागत ढांचा जो बनाया गया है एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए और एनईसी का। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। एनडीएमए में अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अलावा अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक को पीएम द्वारा उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। एनडीएमए के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एनडीएमए का मुख्य कार्य आपदाओं पर राष्ट्रीय नीतियां बनाना और राज्यों यानी कि एसडीएमए को बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करना। अन्य देशों को आपदा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने की नीति भी एनडीएमए द्वारा तय की जाती है। आपदा मित्र योजना एनडीएमए की एक योजना है जिसमें आम युवाओं को खोज और बचाव का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी वास्तव में एनडीएमए की बनाई गई नीतियों को लागू करने वाली संस्था है। एनसीएमसी यानी कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति गंभीर आपदा में त्वरित निर्णय लेने वाली भारत की सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक समिति है। एनसीएमसी का अध्यक्ष भारत का सर्वोच्च सिविल सेवक यानी कैबिनेट सचिव होता है। बात करेंगे सीएमजी की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप संकट प्रबंधन समूह एनसीएमसी के अधीन कार्य करता है, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। भारत में आपदा से निपटने की प्राथमिक सबसे पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार मदद करती है। एसडीएमए की सहायता के लिए राज्य कार्यकारी समिति होती है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। डीडीएमए का सह अध्यक्ष जिले की स्थानीय संस्था जैसे जिला परिषद का
निर्वाचित अध्यक्ष होता है। ठीक है। आपदा के समय जिले का डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही पूरे जिले का इंसिडेंट कमांडर यानी कि घटना कमांडर होता है। अब हम बात करेंगे मोचन बल की, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की और डीजीआरई की। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, विश्व का एकमात्र ऐसा बल है जो पूर्णतः आपदा प्रतिक्रिया को समर्पित है। एनडीआरएफ का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास में है। एनडीआरएफ का नेतृत्व एक महानिदेशक डीजी करते हैं जो आमतौर पर आईपीएस अधिकारी रैंक के होते हैं। वर्तमान में एनडीआरएफ की 16 बटालियन है जो सीएपीएस यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि से डिप्यूशन पर ली जाती हैं। एनडीआरएफ के जवानों को सीबीआरएन यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर आपदाओं से निपटने का विशेष और कठिन प्रशिक्षण प्राप्त होता है। ऑपरेशन दोस्त 2023 तुर्की और सीरिया भूकंप में एनडीआरएफ द्वारा चलाया गया ऐतिहासिक और सफल राहत अभियान था। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए एनडीआरएफ ने ऑपरेशन करुणा 2023 चलाया था। 2015 के विनाशकारी नेपाल भूकंप में एनडीआरएफ का बचाव कार्य ऑपरेशन मैत्री के नाम से जाना जाता है। एनडीआरएफ का आधिकारिक आदर्श वाक्य मोटो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है। उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन गाजियाबाद और 11वीं बटालियन वाराणसी स्थापित है। आपदा के शुरुआती समय में एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपदा मोचन बल प्रथम उत्तरदाता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपीएसडीआरएफ का गठन उत्तर प्रदेश की पीएसी और पुलिस बल के जवानों को विशेष ट्रेनिंग देकर किया जाता है। यूपीएसडीआरएफ का मुख्यालय सरोजनी नगर लखनऊ में स्थित है। प्रयागराज कुंभ में भीड़ प्रबंधन और नदियों में डीप डाइविंग के रेस्क्यू यूपीएसडीआरएफ की विशेषज्ञता है। एसडीआरएफ के जवानों के रखरखाव, वेतन आदि का खर्च राज्य सरकार वहन करती है, जबकि उनके द्वारा किए गए राहत कार्य एसडीआरएफ फंड से होते हैं। हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन की भविष्यवाणी और चेतावनी डीजीआरई यानी कि डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा दी जाती है। डीजीआरई क्या है? भारत के डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला है जो चंडीगढ़ उत्तर भारत में स्थित है। डीजीआरई के मुख्य कार्यों की अगर बात की जाए तो हिमस्खलन नियंत्रण, बर्फ से संबंधित अनुसंधान करना, भूस्थानिक मानचित्रण और रिमोट सेंसिंग करना है। डीजीआरई का मुख्य उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तकनीकी सहायता द्वारा भारतीय सेना के सैनिकों की सुरक्षा और उनकी परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोडल संस्थाएं एवं उनके मंत्रालयों की, नोडल एजेंसीज की। एनआईडीएम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये अधिकारियों की क्षमता निर्माण की नोडल एजेंसी है यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग, एमओईएस यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा चक्रवात व हीट वेव का अलर्ट जारी करता है। आईएमडी कलर कोड रेड लाल, अलर्ट का सीधा अर्थ है कि अत्यधिक विनाशकारी मौसम, तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं, टेक एक्शन। आईएनसीओआईएस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हैदराबाद में है, ये भारत की सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का संचालन करता है। भारत की प्रमुख नदियों में बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करने की एकमात्र नोडल एजेंसी सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वाटर कमीशन। भूस्खलन के जोखिम मानचित्रण और चेतावनी के लिए जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नोडल एजेंसी है। एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। यह इसरो के अंतर्गत उपग्रहों से आपदा के बाद सटीक नुकसान का आकलन करता है। खदानों या खनन आपदाओं के लिए भारत सरकार की डीजीएमएस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी खान सुरक्षा महानिदेशालय नोडल एजेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं एक रिवीजन की, नोडल मंत्रालयों की सूची की। तो भूकंप, चक्रवात और सुनामी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। बाढ़ के लिए जल शक्ति मंत्रालय, सूखा और ओलावृष्टि के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जैविक आपदा महामारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
रासायनिक औद्योगिक दुर्घटनाएं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। परमाणु आपातकाल के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग। नागरिक अशांति, आतंकवादी हमला, गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है। गृह मंत्रालय एमएचए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सभी मंत्रालयों के बीच राहत और प्रतिक्रिया का समग्र समन्वय करता है। सूखे का संपूर्ण प्रबंधन, चेतावनी देने से लेकर राहत सामग्री बांटने तक पूरे तरह से कृषि मंत्रालय के अधीन है। रेल दुर्घटनाओं के राहत कार्यों के लिए रेल मंत्रालय और विमान दुर्घटनाओं के लिए नागर विमानन मंत्रालय नोडल एजेंसी होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, जिसमें है आपदा वित्त पोषण एवं वैश्विक प्रयास, फंडिंग एंड ग्लोबल फ्रेमवर्क्स। भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए धन का आवंटन वित्त आयोग की वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक नई और व्यापक निधि बनाई है। इस नई निधि को 2 भागों में बांटा गया है। 80% हिस्सा रिस्पांस फंड में यानी कि मोचन और राहत में, और 20% हिस्सा समन और न्यूनीकरण फंड में जाता है, मिटिगेशन में जाता है। समन निधि 20% का उपयोग आपदा से आने से पहले ही जोखिम कम करने के प्रोजेक्ट्स जैसे ऊंचे अस्पताल या तटबंध बनाने पर होता है। उत्तर प्रदेश जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए राज्य आपदा कोष में केंद्र राज्य अंशदान का अनुपात 75:25 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी विशेष श्रेणी राज्यों के लिए एसडीआरएफ फंड का अनुपात 90:10 है, 90 केंद्र का और 10 राज्य का। राष्ट्रीय मोचन निधि में धन मुख्य रूप से एनसीसीडी राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क से आता है, जो तंबाकू सिगरेट पर लगता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 से 1999 के दशक को आईडीएनडीआर यानी कि इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया है। किसको? 1990 से 1999 के दशक को। योकोहामा रणनीति 1994 में आती है। इसने पहली बार वैश्विक मंच पर स्वीकार किया कि रोकथाम राहत बांटने से अधिक महत्वपूर्ण है। ह्यूगो फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों और समुदायों की आपदा प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण करना था। सेंडाई फ्रेमवर्क जापान में अपनाया गया एक 15 वर्षीय गैर बाध्यकारी वैश्विक समझौता है। सेंडाई फ्रेमवर्क ने दुनिया के दृष्टिकोण को नुकसान होने के बाद के आपदा प्रबंधन से बदलकर आपदा जोखिम प्रबंधन, जोखिम कम करने कर दिया है। बिल्ड बैक बेटर बीबीबी, पहले से बेहतर निर्माण, सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्राथमिकताओं में से चौथी प्राथमिकता का मुख्य अंग है। सेंडाई फ्रेमवर्क के कुल 7 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिन्हें 4 चीजों को कम करने और 3 चीजों को बढ़ाने के रूप में याद रखा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2016 में 10 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया। सीडीआरआई यानी कि कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन 2019 में भारत ने द्वारा इसको शुरू किया गया और एक वैश्विक पहल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IRIS इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट इसलैंड स्टेट्स, तो CDRI की 2021 की पहल है, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ने से प्रशांत के छोटे द्वीपीय राज्यों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के लिए गांधीनगर गुजरात में सार्क SDMC की स्थापना की है। भारत में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रतिवर्ष 23 जनवरी पर आपदा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में विजेता संस्था को 51 लाख रुपए और व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। UNDRR संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को और अंतर्राष्ट्रीय DRR दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आपदा प्रोफाइल की। यूपी का नेपाल से सटा तराई क्षेत्र और पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। नेपाल के हिमालय से निकलने वाली नदियां घाघरा, राप्ती, गंडक भारी गाद लाती हैं और यूपी में अचानक फ्लैश फ्लड लाती हैं। राज्य का बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा, बांदा, ललितपुर कठोर चट्टानी जमीन और कम वर्षा के कारण गंभीर सूखा प्रवण है। 2025 के नए भूकंप मैप के अनुसार यूपी का तराई और पश्चिमी यूपी, सहारनपुर, मेरठ जोन 4 उच्च जोखिम में आते हैं।
मध्य यूपी जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज भूकंप के जोन 3 में आते हैं, जो कि मध्यम जोखिम का क्षेत्र है। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र भूकंप के नजरिए से यूपी का सबसे सुरक्षित जोन 2 में आता है। आकाशीय बिजली गिरने से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भारी जनहानि होती है, इसलिए राज्य सरकार इसे एक प्रमुख राज्य विशिष्ट आपदा मानती है। पश्चिमी यूपी में रबी की फसल के समय अधिक नुकसान ओलावृष्टि, ओला गिरने से होता है। यूपी एसडीएम में यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राजस्व मंत्री होते हैं। यूपी में सभी प्रकार के आपदा राहत कार्यों का नोडल कार्यालय आयुक्त कार्यालय राजस्व विभाग है। एसआईडीएम यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना क्षमता निर्माण के लिए लखनऊ में की गई है। एसआईडीएम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्षमता निर्माण के लिए लखनऊ में की गई है। आरवीसी राहत वैनी सेंटर दिसंबर 2023 में लखनऊ में स्थापित एक अत्याधुनिक बहुखतरा पूर्व चेतावनी नियंत्रण कक्ष है। दामिनी ऐप आकाशीय बिजली गिरने के 40 मिनट पहले चेतावनी देता है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विकसित किया है। सचेत ऐप एनडीएमए का ऐप है जो लोगों के मोबाइल पर सीधी लोकेशन आधारित आपदा अलर्ट भेजता है। आपदा मित्र या आपदा सखी योजना के तहत यूपी के सभी 75 जिलों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे तुरंत बचाव कर सकें। उत्तर प्रदेश में आपदा से जुड़ी सहायता के लिए राज्य स्तरीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1070 है। जिले स्तर पर डीएम ऑफिस में आपदा की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1077 है। यूपी के संवेदनशील नदियों के किनारे बाढ़ आने से पहले लोगों को अलर्ट करने के लिए पूर्व चेतावनी सायरन स्थापित किए गए हैं। बिना प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के खतरे के प्रभाव को कम करने के सतत विकास का लक्ष्य पाना पूरी तरह से असंभव है। ठीक है, तो बिना प्रभाव आपदा न्यूनीकरण यानी कि खतरे के प्रभाव को कम करना के सतत विकास का लक्ष्य पाना पूरी तरह से असंभव है। भारत में यानी कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट समुदाय आधारित पर आपदा प्रबंधन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि आम जनता ही आपदा की पहली शिकार और पहली रक्षक होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली एवं तथ्य संकलन को देख ले। सुभेद्यता मानचित्रण बनाने में जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकी का व्यापक उपयोग होता है। आईआरएस प्रणाली में भ्रम रोकने के लिए हर अधिकारी की भूमिका आपदा से पहले ही तय होती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे, जिन्होंने आपदा के लिए एनडीआरएमएफ का मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार किया। रिस्पांस फंड 80% में से 10% हिस्सा क्षमता निर्माण और 30% पुनर्प्राप्ति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यदि राज्य का एसडीआरएफ फंड समाप्त हो जाता है तो केवल तभी राज्य सरकार केंद्र से एनडीआरएफ फंड की मांग कर सकती है। पूरे दक्षिण एशिया में चक्रवातों के नामकरण के लिए आईएमडी यानी कि आरएसएमसी क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है। आईएमडी का पीला अलर्ट खराब मौसम हो सकता है, अपडेट रहें का संकेत देता है। आईएमडी का नारंगी अलर्ट खतरनाक मौसम, यात्रा से बचें और तैयार रहने का संकेत देता है। आईएमडी की स्थापना ब्रिटिश काल में वर्ष 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन केंद्रीय जल आयोग की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। जीएसआई यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। आईएनसीओआईएस ने 2004 सुनामी से सबक लेते हुए 2007 में ITEWS सुनामी वार्निंग सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया है। पोटेंशियल फिशिंग जोन्स संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र की जानकारी INCOIS द्वारा सीधे मछुआरों को भेजी जाती है। एनडीआरएफ की विशेषज्ञता में CSSR कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ढही हुई संरचना खोज और बचाव और IMFR यानी कि मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर चिकित्सा प्रथम उत्तरदाता का विशेष प्रशिक्षण शामिल है। एनडीआरएफ के जवानों की टुकड़ी में विशेष डॉग स्क्वाड भी शामिल होते हैं जो मलबे में सूंघकर जीवित लोगों की खोज करते हैं। एनडीआरएफ की एक बटालियन में कुल 1149 कर्मी होते हैं,
जिसमें इंजीनियर और मेडिकल डॉक्टर दोनों शामिल होते हैं। डीएम एक्ट 2005 की धारा 60 के अनुसार जब तक सरकार स्वयं शिकायत ना करे, कोई भी न्यायालय दंड का संज्ञान नहीं ले सकता। डीएम एक्ट की धारा 52 आपदा राहत का झूठा दावा करने पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान करती है। धारा 52 में झूठा दावा करने के लिए 2 साल की सजा है। धारा 51 में बाधा उत्पन्न करने के लिए सजा है। धारा 53 में धन या सामग्री जो बांटी जा रही है उसका गबन करने पर सख्त दंड का प्रावधान करती है। धारा 33 जिले के विभिन्न सरकारी विभागों से यह अपेक्षा करती है कि वे अपने स्तर पर आपदा रोकथाम के उपाय करें। डीडीएमए में एक सीईओ की नियुक्ति के साथ साथ जिले के एसपी, पुलिस अधीक्षक और सीएमओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी अनिवार्य सदस्य होते हैं। जनजातीय ट्राइबल जिलों में डीडीएमए का सह अध्यक्ष वहां की जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य होता है। एनसीएमसी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति में सेना के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी सदस्य होते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रमुख लक्ष्यों में प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान जीडीपी के अनुपात में को हर संभव कम करना शामिल है। सेंडाई फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फंडिंग बढ़ाना है। सेंडाई का अंतिम और 7वां लक्ष्य मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणालियों तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाना है। योकोहामा रणनीति 1994 का मुख्य दृष्टिकोण 21वीं सदी के लिए एक सुरक्षित दुनिया था, ए सेफर वर्ल्ड फॉर 21st सेंचुरी। योगो फ्रेमवर्क का आयोजन 2004 की प्रलयकारी सुनामी के बाद 2005 में कोबे जापान में किया गया था। सीडीआरआई यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन की घोषणा पीएम मोदी द्वारा सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में की गई थी। सीडीआरआई के काम करने के तरीके में बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्र भी साझेदार हैं। आईआरआईएस लचीले द्वीपीय राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे को सीओपी 26 ग्लासगो 2021 में भारत, यूके और ऑस्ट्रेलिया द्वारा लॉन्च किया गया था। अपनी मजबूत एनडीआरएफ के कारण भारत अब आपदा के समय दूसरों से मदद मांगने की जगह प्रतिक्रिया प्रदान करने वाला देश बन गया है। यूपी के पूर्वी जिलों जैसे बलिया, देवरिया में नेपाल की नदियां भारी गाद लाकर भयंकर बाढ़ का कारण बनती हैं। यूपी में लगने वाले विशाल कुंभ मेला भीड़ प्रबंधन के लिहाज से मानव निर्मित आपदा भगदड़ के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। औद्योगिक शहर जैसे कानपुर और गाजियाबाद रासायनिक आग और गैस रिसाव की आपदाओं के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं। ड्रिप सिंचाई और अल्पकालिक फसलें बोना सूखा न्यूनीकरण का एक शानदार तरीका है। 2024 का केरल का वायनाड भूस्खलन पश्चिमी घाट की अति संवेदनशील को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो 2024 में जो केरल का वायनाड का भूस्खलन हुआ था वो पश्चिमी घाट के अति संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हिमालय युवा बलित पर्वत होने के कारण भूस्खलन के प्रति भारत में सर्वाधिक संवेदनशील है। सूखे को आमतौर पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है: मौसम विज्ञान संबंधी, हाइड्रोलॉजिकल और कृषि संबंधी। 2004 की भयंकर सुनामी हिंद महासागर में आई जिसने भारत के पूर्वी तट को तबाह कर दिया था। मैंग्रोव वन पर्यावरणीय सुभेद्यता को कम करते हैं और सुनामी की लहरों की ताकत को सोख लेते हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में रहना आर्थिक सुभेद्यता का सबसे प्रमुख उदाहरण है। 21वीं सदी में भारत अपनी मजबूत पूर्व तैयारी के कारण चक्रवातों में जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। बिल्डिंग बैक बेटर सिद्धांत का उपयोग आपदा प्रबंधन चक्र के पुनर्निर्माण चरण में मजबूती लाने के लिए किया जाता है। डीएम एक्ट 2005 में जोड़ी गई नई धारा 41A भारत के शहरी आपदा प्रबंधन में सबसे नया ऐतिहासिक बदलाव है। ये 2025 में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। शहरी आपदा प्रबंधन यूडीएमए अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर डेटाबेस राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस से भविष्य के जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। एनडीएमए का आधिकारिक विजन तकनीकी संचालित सक्रिय दृष्टिकोण द्वारा सुरक्षित भारत का निर्माण करना है। एनडीएमए के सदस्यों के रूप में प्रशासन के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। सीबीआरएन हमलों में डर्टी बम रेडियोलॉजिकल आतंकवाद का एक बहुत ही घातक और खतरनाक रूप है।
2020 का मुंबई पावर ग्रिड फेलियर तकनीकी साइबर अपराध आपदा का एक बड़ा संदिग्ध उदाहरण था जिसने पूरे शहर को रोक दिया था। एनसीआईआईपीसी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भारत के पावर और न्यूक्लियर प्लांट को हैकर से बचाता है। भारत की कुल तटरेखा लंबाई 11,098 किलोमीटर है जो नई है, पहले 7516 थी, जो अब INCOIS द्वारा पूरी तरह से अलर्ट सिस्टम से लैस है। SATCOM सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपग्रह संचार चक्रवात के समय जमीनी मोबाइल नेटवर्क नष्ट होने पर संचार की रीढ़ बनता है। NDRF फंड का उपयोग राहत और प्रतिक्रिया कार्यों में किया जाता है, न कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में। NDMF फंड समन निधि का उपयोग भविष्य की आपदाओं को रोकने जैसे ऊंचे अस्पताल बनाने के लिए होता है। सेंडाई फ्रेमवर्क में आपदा प्रबंधन के प्रशासन को मजबूत करना दूसरी प्राथमिकता है। भारत में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद CDRI दूसरी सबसे बड़ी वैश्विक कूटनीतिक पहल है। यूपी में NDRF 11वीं बटालियन वाराणसी में है, जो पूर्वी यूपी की बाढ़ के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देती है। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र का सिद्धांत SDRF और NDRF दोनों के जवानों की कार्यशैली का मूल है। NIDM राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा अनुसंधान और प्रलेखन में भी नोडल संस्था है। CERT-EN भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। DGRE का पूर्व नाम SASE था। 2020 में SASE स्नो एंड एवलांचे स्टडी एस्टेब्लिशमेंट के विलय से नया रूप मिला। पोटेंशियल फिशिंग जोन्स की सटीक जानकारी INCOIS द्वारा मछुआरों को सैटेलाइट से भेजी जाती है। आपदा प्रबंधन एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत आपदा न्यूनीकरण के सफल होने पर ही होता है। तो ये आपके एक नोट्स कंप्लीट होते हैं आज के, जो आपके आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए थे। सब कुछ मैं लेकर आया हूँ, सिर्फ एक गलती थी, वो नई तटरेखा अपडेटेड नहीं थी, जो मैंने आपको बता दी है कि भारत की नई तटरेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर है, पुरानी लंबाई 7516 किलोमीटर है। ये बात आप अपनी अपडेट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप ये 300 वन लाइनर्स की PDF पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप हमें मैसेज करें और इस PDFs को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर यूपी लेखपाल और लोअर पीसीएस का पूरा कंटेंट उपलब्ध है, जिसको भी अच्छे से तैयारी करनी है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। लोअर पीसीएस का करंट जो कंटेंट है आपदा प्रबंधन का, उसका डेमो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। तो यूपी लोअर पीसीएस के लिए आपदा प्रबंधन की ये वाली PDF दी जाने वाली है। इसमें प्रमुख प्राधिकरण, महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये सब शामिल किया गया है। पूरी इंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 36 पेज की ये PDF रहने वाली है। जब आप प्रिंट करवाने जाएंगे, अगर बुकलेट से प्रिंट कराएंगे तो तकरीबन आपके 10 पेज में ये पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो बुकलेट सेटिंग से अगर आप प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। आपदा की अवधारणा UNDRR की परिभाषा से शुरू होगा पूरा कंटेंट आपका, खतरा क्या है, और यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन एग्जाम फैक्ट्स भी दिए गए हैं जिनसे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सुभेद्यता क्या है, संवैधानिक स्थिति और महामारी रोग अधिनियम क्या है, आपदाओं का वर्गीकरण क्या है, आपदा प्रबंधन चक्र क्या है, आपदा पूर्व तैयारी कैसे होती है, पूर्व चेतावनी प्रणाली क्या है, आकस्मिक योजना क्या है, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण क्या है, मॉक ड्रिल क्या है, संसाधनों का मानचित्रण और भंडारण क्या है। तो आपदा प्रबंधन में जितना भी कंटेंट है वो आपको मैंने यहाँ पर इस PDF में शामिल किया है और ये क्विक रिवीजन नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आप केवल ये PDF लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 110 यानी कि 110 रुपये में मिलेगी। लेकिन अगर आप हमारे यूपी लोअर पीसीएस के कंटेंट बैच से जुड़ते हैं तो वहां पर आपको सारी PDF मात्र 299 रुपए में मिल जाएंगी। तो अगर आप केवल एक आपदा प्रबंधन की PDF ई बुक चाहते हैं तो मात्र 110 में मिल जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस के बैच से जुड़ जाते हैं, वहां पर आपको इसी प्रकार के सभी विषयों के नोट्स बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से मिलेंगे। हर चीज यहाँ पर आपकी शामिल की गई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016, पारंपरिक सुरक्षा चुनौती, जलवायु परिवर्तन और साइबर खतरे, भारत का आपदा परिदृश्य। ठीक है, तो भूकंप जोन कौन से हैं नए अपडेटेड, वो भी शामिल किए गए हैं। फिर यहाँ पर डीएम एक्ट भी पूरा शामिल किया गया है, उसकी सारी धाराएं शामिल की गई हैं, और जो नए संशोधन है डीएम एक्ट में, उनको भी 2025 के संशोधनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस पीडीएफ्स को ले सकते हैं। चलिए, तैयारी करते रहिए और एक रिवीजन अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।